Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss what is monetary policy, what are the tools of monetary policy, what are the objectives of monetary policy, and what are the limitations of monetary policy. लास्ट एक लेक्चर में हमने देखा था कि डिमांड साइड पॉलिसीज दो तरह की होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी एंड अदर वन इज मॉनेटरी पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज एग्रीगेट डिमांड में चेंज लाके जो मैक्रो इकोनॉमिक को गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है। और मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? इट इज अ पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और टू ओवरकम रिसेशन बाय चेंजिंग द मनी सप्लाई। बनाता कौन है? सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाता है। जैसे पाकिस्तान में सेंट्रल बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और इसका मकसद क्या होता है? बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो उसको कंट्रोल किया जाए, और अगर इकोनॉमी में रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको ओवरकम किया जाए। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को इजी या इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आउटपुट को बढ़ाना। आउटपुट जब बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इंक्रीज इन रियल आउटपुट ओवर द टाइम, और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। इस पॉलिसी को कि जिसमें सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाता है, इस पॉलिसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन ये है कि मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक के पास क्या टूल्स होते हैं। तो टूल्स को तो हम टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के हेड में इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग उसको डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट। अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना हो तो सेंट्रल बैंक के पास एक टूल होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको डिस्काउंट रेट कहते हैं, उसको सेंट्रल बैंक कम करता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से जो क्रेडिट एक्सपेंशन होती है और मनी सप्लाई बढ़ती है। फिर सेंट्रल बैंक के पास एक और टूल होता है, रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो को भी सेंट्रल बैंक कम करता है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए। और फिर तीसरा टूल होता है सेंट्रल के बैंक के पास, जिसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक के पास कुछ सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स वगैरह, कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी सेल परचेज से वो मनी सप्लाई में चेंज लाता है। अगर इकोनॉमी में रिसेशन हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो तो सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को बढ़ाना होता है, और उसके लिए वो सिक्योरिटीज को परचेज कर लेता है। परचेज करने से क्या होगा? परचेज करने से मार्केट में पैसा जाएगा और सिक्योरिटीज और बॉन्ड सेंट्रल बैंक के पास आ जाएंगे। तो इन मेथड से सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाता है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और उससे आउटपुट में और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आती है। और इसको हम दिखा सकते हैं एक ग्राफ से भी। जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को बढ़ाया, एक्चुअली मनी सप्लाई को इंक्रीज किया, और मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई, और एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। अब इससे क्या हुआ? हमने इसको अगर फोकस करें आउटपुट साइड पर, तो आपकी पहले जो आउटपुट थी वाई ई पी थी, अब वो वाई एफ पे चली गई। तो ये जो आउटपुट इंक्रीज हुई है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल होगी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगी। इस पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक रिसेशन में इख्तियार करता है, इस पॉलिसी को
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या इजी मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसके कंट्रास्ट में जो एक और पॉलिसी होती है जिसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, और इसको और क्या कह सकते हैं, रिसेशनरी पॉलिसी भी कह सकते हैं। रिसेशनरी, और क्या कह सकते हैं, डिफ्लेशनरी पॉलिसी भी कह सकते हैं इसको, और इसको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। इस पॉलिसी में सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रही हो, उसका मकसद इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो मनी सप्लाई को कम करेगा। और मनी सप्लाई जैसे ही कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जिससे प्राइस लेवल जो है वो कम होगा। जब प्राइस लेवल कम होगा तो व्हाट इज दिस, दिस इज द कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। और क्वेश्चन ये है कि वो मनी सप्लाई को कैसे कम करेगा। अगेन, मनी सप्लाई को कम करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो बढ़ाएगा, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगा, और मनी सप्लाई को कम करने के लिए वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को क्या करेगा, सेल करेगा। सेल करेगा तो पैसा कहाँ चला जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज कहाँ चली जाएंगी, मार्केट में चली जाएंगी। तो जब मनी सप्लाई कम होगी तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी और उससे प्राइस लेवल नीचे जाएगा। इसको हमें ग्राफ से भी देख लेते हैं। तो पहले हम इसको अरेज कर लें। ये आ गया ग्राफ। अब इकोनॉमी में पहले आप देख रहे हैं इस ग्राफ में, ये जो पहले आप इस पॉइंट पर थे, और इसकी वजह से इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को क्या किया, मनी सप्लाई को कम किया, जिससे एग्रीगेट डिमांड क्या हुई, कम हो गई। और एग्रीगेट डिमांड के कम होने से जो प्राइस लेवल है वो नीचे आ गया, एंड इससे क्या हुआ, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन हुआ। इस पॉलिसी को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल बैंक इन इस जो मनी सप्लाई को बढ़ाएगा कैसे, कम कैसे करेगा। उसके लिए उसके पास कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ टूल्स होते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसको वो अप्लाई करता है। सेंट्रल बैंक के जो टूल्स हैं या मेजर्स हैं उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्वांटिटेटिव और दूसरे हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं जिससे सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कंट्रोल द मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक डायरेक्टली कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। और क्वालिटेटिव टूल्स वो होते हैं कि जिससे सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द मनी सप्लाई। इनडायरेक्टली, इससे आप इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, और इससे वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसको जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इसको क्वांटिटेटिव मेजर्स भी कहते हैं, और जो क्वालिटेटिव टूल्स हैं इसको क्वालिटेटिव मेजर्स भी कहते हैं। अब इसको हम इन डिटेल एक वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में पहला है चेंज इन रिजर्व रेशियो, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, या चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। जितने कमर्शियल बैंक होते हैं उसने जितनी उसकी वर्थ होती है, जितने उसके डिपॉजिट्स होते हैं, उसकी खास प्रोपोर्शन उन्होंने अपने पास कैश फॉर्म में रखना होता है। और सेफ कस्टडी के लिए आमतौर पर ये जो रिजर्व्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। तो सेंट्रल बैंक इस रिजर्व रेशियो को चेंज करके मनी सप्लाई को चेंज करता है। मसलन अगर इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा कि कमर्शियल बैंक ने बाउंड होंगे कि वो एक ग्रेटर परसेंटेज जो अपने पास रिजर्व में रखें, और जिससे क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो बिजनेस एक्टिविटी के लिए और लोनिंग के लिए कम पैसा बचेगा, जिससे मनी सप्लाई में कमी आएगी। फिर से देखें, रिजर्व रिक्वायरमेंट या रिजर्व रेशियो क्या होती है। हर कमर्शियल बैंक ने एक जितने उसके डिपॉजिट्स होते हैं उसकी खास परसेंटेज अपने पास एज ए रिजर्व रखनी होती है, और आमतौर पर वो रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास पड़े होते हैं। तो सेंट्रल बैंक इस रिजर्व रेशियो में चेंज लाके मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। अगर मुल्क में, कंट्री में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो तो सेंट्रल बैंक
रिजर्व रिक्वायरमेंट को या रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा, जिससे मनी सप्लाई में कमी आ जाएगी। और अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो, या जिसको आप कह सकते हो कि रिसेशन हो, रिसेशन या अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो उसमें क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इस रिजर्व रेशो को कम कर देगा, जिससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये एक उसका क्वांटिटेटिव मेजर है। तो अगर मनी सप्लाई कम हो जाए, तो उससे मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड कम होती है, जिससे प्राइस लेवल नीचे आ जाता है। और अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, तो इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, और इससे आउटपुट लेवल पहले से बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी सूरत में कि अगर इन्फ्लेशन हो, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो चेन कैसे चलेगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक ने मनी सप्लाई को कम करना है, और उसके लिए उसने क्या किया, इंक्रीज इन रिजर्व रेशो। अब जब रिजर्व रेशो उसने बढ़ाई, तो उसके पास एबिलिटी उसकी कम होगी लोन आउट करने के लिए, यानी उसके पास पैसा कम बचा जिसको वो लोन दे सके। तो मनी सप्लाई में कमी आ गई। मनी सप्लाई में कमी आ जाए, तो अगर मार्केट में देखा जाए, मार्केट में उसको कैसे अफेक्ट करती है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जिससे रेट के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड जिससे कम हो जाएगी, और इससे क्या हो जाएगी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन आएगा। और अगर इसके उलट उलट कर लें, मतलब अगर आपने मनी सप्लाई बढ़ानी है रिसेशन में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रिजर्व रेशो को कम करेगा, जो कमर्शियल बैंक्स की ये लोनिंग एबिलिटी बढ़ेगी, मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेगी, जिससे इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और जिससे आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसकी चेन है। फिर नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम ये कहते हैं कि सेंट्रल बैंक के पास कुछ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसकी सेल परचेज से वो मनी सप्लाई में चेंज लाता है। अगर इन्फ्लेशन हो इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इन इंस्ट्रूमेंट्स को सेल करेगा। वो कमर्शियल बैंक को सेल करेगा, कमर्शियल बैंक आगे मार्केट को सेल करेंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि मार्केट में बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज आ जाएंगी, और जो पैसा निकल के वो सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, और ये मनी सप्लाई में कमी से जो एग्रीगेट डिमांड है वो पहले से कम हो जाएगी, जिससे प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। और अगर इकोनॉमी में रिसेशन हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इसको परचेज कर लेगा, बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज को वो परचेज करेगा, तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और जिससे आउटपुट लेवल बढ़ जाएगा। तो ये इस जो एक्टिविटी को सेंट्रल बैंक की कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। जैसे कि इसमें भी एक चेन दिखाई गई है कि अगर इन्फ्लेशन हो, तो सेंट्रल बैंक ने सेल किया, कमर्शियल बैंक ने खरीदा, फिर कमर्शियल बैंक के रिजर्व उससे कम हो गए, जिससे मनी सप्लाई में कमी आ गई। और मनी सप्लाई में कमी का मतलब यह है एग्रीगेट डिमांड में कमी, और अल्टीमेटली उससे क्या हुआ, प्राइस लेवल कम हो गया। और इसके उलट भी हो सकता है। तीसरा आ गया डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट क्या है? जितने कमर्शियल बैंक होते हैं, वो अपना जो लोन लेते हैं सेंट्रल बैंक से लेते हैं। आम पब्लिक जो है कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़े, तो वो किससे लोन लेंगे, सेंट्रल बैंक से लेंगे। या जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, वो क्या होगा कि सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करता है। तो जिस रेट पर वो कमर्शियल बैंक के बिल्स को डिस्काउंट करता है, उस रेट को कहते हैं बैंक रेट। और ये एक तरह का क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है। तो अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इस बैंक रेट को बढ़ा देगा। सेंट्रल बैंक ने रेट को बढ़ाया, तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक को एक बड़े रेट पर जो है वो हाई रेट पर लोन मिला, तो वो कम लोन लेगा। अब कमर्शियल बैंक उससे कम लोन लेंगे, तो आगे पब्लिक को भी जब हाई रेट चार्ज करेंगे, तो लोग भी कम लोन लेंगे, जिससे मनी सप्लाई में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और उससे प्राइस लेवल कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात?
और दूसरी सूरत में अगर रिसेशन हो तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इस रेट को क्या करेगा, कम कर देगा, जिससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इससे आउटपुट लेवल भी बढ़ जाएगा। तो इस पॉलिसी से भी सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कम ज्यादा करके वो इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि ये इसकी चेन दिखाई है, इस किन बैंक ने रेट को इंक्रीज किया तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, कमर्शियल बैंक ने कम लोन लिए, मनी सप्लाई कम हुई, उससे इंटरेस्ट रेट बढ़ा, और उससे एग्रीगेट डिमांड जो है ओवरऑल कमी आ गई, और ये इन्फ्लेशन के लिए हुआ, और रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में इससे उलट हो जाएगा। दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। जैसे मैंने कहा कि क्वालिटेटिव मेजर्स में सेंट्रल बैंक इनडायरेक्टली मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और इसमें है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितने कमर्शियल बैंक होते हैं वो जो लोन देते हैं, जितनी अमाउंट वो लोन देते हैं, उसके अगेंस्ट वो जो पब्लिक से कोई सिक्योरिटी डिमांड करते हैं। तो सिक्योरिटी की जितनी वर्थ होती है, जो लोन होता है उसके इक्वल अमाउंट नहीं होती। मसलन अगर किसी बंदे ने अपने बैंक को सिक्योरिटी जो दी, वो सपोज 1 लाख की सिक्योरिटी की वर्थ थी, तो जो कमर्शियल बैंक होता है वो 1 लाख का लोन नहीं देगा, बल्कि उससे कुछ कम देगा। सपोज सेंट्रल बैंक ने 1 लाख की सिक्योरिटी के अगेंस्ट अगर 60,000 का कर्जा दिया, तो इसका मतलब है इसमें, यानी वर्थ ऑफ सिक्योरिटी में और अमाउंट ऑफ लोन में एक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो अगर इन्फ्लेशन हो तो सेंट्रल बैंक इस मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेंट्रल बैंक गाइड करता है, लेकिन करना ये कमर्शियल बैंक ने होता है। तो कमर्शियल बैंक इस जो डिफरेंस को बढ़ा देता है, यानी सिक्योरिटी आपकी सपोज 1 लाख की है, तो अब लोन अगर पहले वो 60,000 का दे रहा था, अब उसमें 50,000 का दे रहा है। तो इन्फ्लेशन में इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाता है, और रिसेशन में इस रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। यानी इस गैप को, जो आपकी वर्थ ऑफ सिक्योरिटी और आपके लोन में होती है, इसको क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। फिर है मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन ये होती है कि कभी सेंट्रल बैंक जो है वो रिक्वेस्ट करता है कमर्शियल बैंक से कि इस वक्त इकोनॉमी में ये मसाइल हैं, और आप इस तरीके से हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिक्वेस्ट होती है बाय सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक्स, तो दिस इज कॉल्ड द मॉरल परसुएशन। फिर है डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक जो है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कमर्शियल बैंक्स को, और अगर कमर्शियल बैंक्स उसकी बात ना माने, तो फिर सेंट्रल बैंक उनके अगेंस्ट कोई एक्शन भी ले सकता है, उनको पेनल्टी डाल सकता है, उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन। फिर है स्पेशल डिपॉजिट। कभी ऐसा भी होता है कि सेंट्रल बैंक खुद ऑफर कर देता है कमर्शियल बैंक्स को कि जब आपकी महंगाई बहुत ज्यादा हो, तो वो सेंट्रल बैंक कहता है कि आप जो है बाहर आप कर्जा ना दें, आप अपना पैसा मेरे पास रखवा दें, और वो एक अच्छा इंटरेस्ट रेट जो है वो कमर्शियल बैंक को ऑफर कर देता है। तो इसका भी मकसद क्या होता है कि मनी सप्लाई जो है मार्केट में जो है वो कम हो जाए, ये चीज। फिर है प्रूडेंशियल कंट्रोल, कि सेंट्रल बैंक कभी रूल एंड रेगुलेशन इतने सख्त कर देता है कि उस पे अमल करना कमर्शियल बैंक्स के लिए ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से मनी सप्लाई जो है उसमें कमी आ जाती है। इस तरह भी हो जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होते हैं, तो वही 4 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसी पॉलिसी बनेगी, जैसे हमने कहा कि इसके लिए एक्सपेंशनरी पॉलिसी बनेगी। यानी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है सेंट्रल बैंक, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, और इसमें क्या करेगा, जो मनी सप्लाई की एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन से क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है उससे बढ़ेगी। और फिर है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन। तो कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन में सेंट्रल बैंक कैसी पॉलिसी बनाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ही बनाएगा, मनी सप्लाई को कम करेगा, जिससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जिससे प्राइस लेवल जो है वो पहले से, सॉरी,
प्राइस लेवल पहले से कम हो जाएगा और इससे कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन होगी। अगर कोई अलहदा से कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए तो आप उसमें, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अचीव करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, तो आप उसमें एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का ग्राफ भी ला सकते हैं। ये पूछ लिया जाए कि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन कैसे करेगा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, तो आप कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाला ग्राफ भी यूज कर सकते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए। इसी तरह से है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव कैसे करेगा, तो अगेन जैसे हमने पहले भी कहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक जैसी पॉलिसीज होती हैं। और उसके लिए क्या करेगा, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई बढ़ाएगा जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिससे आपकी आउटपुट लेवल बढ़ेगा, जिससे एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। तो इससे ये भी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो सकता है। चौथा है इंप्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए सेंट्रल बैंक पहले क्या करेगा, पहले कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन करेगा। क्योंकि कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के लिए वो कौन सी पॉलिसी लेगा, वो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करेगा। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी से मनी सप्लाई कम होगी। मनी सप्लाई के कम होने से जो एग्रीगेट डिमांड कम होगा जिससे प्राइस लेवल कम होगा। जब ये प्राइस लेवल कम हो जाएगा तो इससे क्या होगा, प्राइस लेवल के कम होने से प्राइस लेवल के कम होने से ये होगा कि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ जाएगी, इंपोर्ट आपकी कम हो जाएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये इसकी चेन है। फिर है जी क्रेडिट कंट्रोल। तो कभी ऐसा भी होता है कि सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहता है। जो क्रेडिट में एक्सपेंशन हो रही होती है, जो ओवर हीट हो रही होती है इकोनॉमी, तो उस वक्त सेंट्रल बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को फिर वो कंट्रोल करता है और उसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है ताकि क्रेडिट की एक्सपेंशन जो है ऐसी सूरत में कम हो। कॉन्फ्लिक्ट इन ऑब्जेक्टिव्स, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं, जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट पढ़े थे, तो ये भाई कॉन्फ्लिक्ट इन ऑब्जेक्टिव्स लिखा हुआ है। तो प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो ये दोनों इकट्ठे अचीव नहीं हो सकते। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए यानी कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन के लिए आप कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाते हो, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाते हो। तो दोनों को इकट्ठे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो नीचे जा रहा होता है। वो कैसे, वो इस तरह से कि इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो प्राइस लेवल बढ़ रहा होता है और प्राइस लेवल बढ़ने से एक्सपोर्ट आपकी कम हो जाती है, इंपोर्ट आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट हो सकता है, होल्डिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। फिर यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जो है क्रेडिट कंट्रोल भी एक वक्त में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कंट्रोल कर रहे होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो क्रेडिट की बेस पे चल रहे होते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कंट्रोल करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो पेस है वो पहले से कम हो जाएगी। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो लिमिटेशन जैसे एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटरी पॉलिसी, नॉन मॉनेटरी सेक्टर। हमने इस मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा है कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को और उसमें बेसिकली वो यूज करता है कमर्शियल बैंक्स को। और वो रेट में चेंज ला के, रिजर्व रेशो में चेंज ला के वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में नॉन मॉनेटरी सेक्टर बहुत बड़ा हो, यानी बहुत ऐसा लेन देन के बैंकों के थ्रू नहीं हो रहा और इवन बार्टर सिस्टम है और जो बैंक्स के अलावा भी और कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती। समटाइम्स गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्ट लेन देन हो रहा होता है पैसे को यूज किए बगैर, तो भी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है उतनी इफेक्टिव नहीं होती। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, के सेंट्रल बैंक तो कंट्रोल कर रहा है सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या रजिस्टर्ड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत सारे अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हों जिससे क्रेडिट की एक्सपेंशन हो रही हो, तो सेंट्रल बैंक का उस पर कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो इफेक्टिव नहीं रहती। फिर है हाई लिक्विडिटी इन फाइनेंशियल मार्केट। समटाइम्स जो कमर्शियल बैंक है
वो सेंट्रल बैंक के पास अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं जाता, बल्कि वो मनी मार्केट से या कैपिटल मार्केट से अपनी जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा कर लेता है। तो ऐसी सूरत में भी जो सेंट्रल बैंक है वो उस कदर इफेक्टिव नहीं रहता मनी सप्लाई को चेंज करने में। फिर है टाइम लैग। तो टाइम लैग क्या चीज़ है? टाइम लैग ये है कि आपका, हमने कहा जी अगर इन्फ्लेशन है तो मनी सप्लाई को कम कर दो, अगर रिसेशन है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। लेकिन असल में ये होता है कि मनी सप्लाई ना फौरी तौर पे कम होती है, ना फौरी तौर पे बढ़ती है, और उसमें एक टाइम लैग होता है, उसको बड़ा टाइम चाहिए होता है। और समटाइम्स इतना टाइम हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल होते 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 भी बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। फिर है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये भी एक पॉइंट है कि आपका लैक होता है, लैक बिटवीन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कि अगर आपकी, जैसे हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा था कि फिस्कल पॉलिसी सपोज आपकी है एक्सपेंशनरी और मॉनेटरी पॉलिसी है सपोज आपकी कॉन्ट्रैक्शनरी, तो फिर क्या होगा कि इनका आपस में चूंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं हो सकते। ये कुछ लिमिटेशंस थी मॉनेटरी पॉलिसी की। और आज के इस लेक्चर में हमने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या हैं, फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज का। तो इंशाल्लाह अब किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।